नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का समसामयिकी का लक्ष्य 2 चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का तीसरा सीरीज और आज अंतिम हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि करंट अगर यहां से नहीं समझे तो वाकई में आप कहीं से नहीं समझ पाइएगा। यहां पे आराम से इतनी साधारण भाषा में और इतनी बेहतरीन तरीके से बताया गया है जिससे कि यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करंट अफेयर आसानी से यहां समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करने वाला एकमात्र संस्था सीओ सक्सेस है। अगर आप इस संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9015148776 पे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से आज लास्ट सीरीज चल रहा है, कोशिश करेंगे एक एक न्यूज को समझने की। सबसे पहला न्यूज जो है लीबिया संकट क्या है इसको समझिए। आए दिन जो है कहीं ना कहीं हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है। दोस्तों एक बात यहीं पे मैं रोक के आपको समझा दूं कि करंट आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, आप जो भी मैगजीन लेते हैं पढ़ते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश कीजिए क्यों आखिर लीबिया संकट पढ़ा जा रहा है, क्या इसका महत्व है, कहां हम इसका उपयोग करेंगे, क्या वाकई में ये चर्चा का विषय अगर है तो क्या एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए। जब तक इन मुद्दों को आप क्लियर अपने दिमाग में नहीं कीजिएगा तब तक करंट समझ में नहीं आएगा। यही सच है और जो इस चीज को समझ लिया उसके लिए करंट जो है बच्चों का खेल है। आइए समझते हैं क्या है लीबिया संकट। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और तुर्की राष्ट्रपति ने जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल, अगर पूछ देगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है जर्मनी की चांसलर कौन है तो एंजेला मार्केल, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, के द्वारा आयोजित लीबिया सम्मेलन, ध्यान रखिएगा लीबिया सम्मेलन में हिस्सा लिया गया है और इसमें इस बैठक में लीबिया संकट के प्रकाश में संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी के संयुक्त तत्वाधान में बर्लिन में यह आयोजित हुई थी। जर्मनी की राजधानी कहां है तो बर्लिन, बस इसको ध्यान रखना है। ये इसका क्या था, प्रसंग था लीबिया संकट का। आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे जैसे आगे ये न्यूज़ बढ़ता जाएगा आपका पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करता चला जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, क्यों ये सम्मेलन रखा गया था बर्लिन में, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसका इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो था अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के द्वारा लीबिया में चल रहे युद्ध को रोकना। जिस तरीके से लीबिया में युद्ध चल रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के द्वारा जो है इस युद्ध को समाप्त किया जाए। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है लीबिया का संकट। ध्यातव्य है कि अप्रैल 2019 में, ध्यान रखिएगा अप्रैल 2019 में लीबिया की राष्ट्रीय सेना के प्रमुख जनरल खलीफा हफ्तार, ध्यान रखिएगा खलीफा हफ्तार ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर आक्रमण कर देता है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, उस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। कौन तो लीबिया के राष्ट्रीय सेना का प्रमुख जनरल जो है खलीफा हफ्तार आक्रमण कर देता है लीबिया की राजधानी त्रिपोली पे। अब इससे पूर्व सेना ने देश के पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। उल्लेखनीय है कि खलीफा हफ्तार ने रूस, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब तथा कुछ अन्य पश्चिमी एशियाई देशों का समर्थन प्राप्त है। खलीफा हफ्तार को जो है रूस का, फ्रांस का, मिस्र का, सऊदी अरब का और कुछ पश्चिमी एशियाई देशों का जो है समर्थन पूरे तरीके से प्राप्त है। ध्यातव्य है कि खलीफा हफ्तार लीबिया के पूर्व सैन्य अधिकारी है। लीबिया का जो है पहले जो है ये सैन्य अधिकारी था लीबिया का। कौन तो खलीफा हफ्तार, जिन्होंने 1996 में कर्नल गद्दाफी की सत्ता दिलाने में मदद किया था और इसी के टाइम में इन्हीं ने मदद किया था तो कर्नल गद्दाफी को जो है सत्ता मिली थी लीबिया में और वर्ष 2000 में सीरिया लौटे और वहां के विद्रोहियों के नेता ये बन गए 2011 के बाद। यही है पूरा का पूरा लीबिया संकट। अब अगर आपसे लीबिया संकट पूछेगा क्या आपको लगता है कभी गलत होगा, सोचिए, नहीं होगा। बस इसको क्या है ना दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट को रखना। चलिए आगे आते हैं सूडान संकट। सूडान संकट क्या है इसको समझते हैं। 2020 में दक्षिणी सूडान में राष्ट्रपति सल्वा किर ने राष्ट्रीय एकता को पुनर्जीवित सरकार की घोषणा की कि उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल के इतिहास में पहली बार किसी सूडान की महिला को रक्षा मंत्रालय दिया गया। यह चर्चा में इसलिए सूडान संकट आया है क्योंकि पहली बार जो है
किसी मंत्रिमंडल में इतिहास में पहली बार सूडान की महिला को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अब आते हैं, जानते हैं क्या है सूडान का संकट। वर्ष 1899 से लेकर 1965 तक, 1956 तक, ध्यान रखिएगा, 1899 से लेकर 1956 तक, करीब करीब 57 साल मान के चलिए, सूडान और ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, सूडान और ब्रिटेन, थोड़ा सा एक कोशिश हमारी तरफ से आप कीजिए, थोड़ा मैप खोल लीजिए, मैप खोल के देखिए कि आखिर सूडान कहां पे है, एक बार प्लीज कोशिश कीजिए। सूडान पर ब्रिटेन एवं मिस्र का कब्जा था। सूडान पर जो है पहले ब्रिटेन और मिस्र दोनों का कब्जा था। 1953 में एक समझौता संपन्न हुआ जिसके तहत दक्षिणी और उत्तरी सूडान को संयुक्त करके वर्ष 1956 में संयुक्त सूडान को आजादी मिल गई। उसके बाद 1956 को जो है आजादी मिल गई। वैसे ही जैसे अगर अपने देश के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो 1947 से पहले यहां पे क्या था, ब्रिटिशियों का क्या था, हुकूमत थी। लेकिन 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो जाता है तो पूरी तरीके से भारत एक स्वतंत्र देश बन जाता है। उसी तरीके से 1956 में आजाद सूडान होता है, इसको संयुक्त सूडान की आजादी मिल जाती है। इसके पश्चात सूडान में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे आजादी मिलती है उसके बाद गृह युद्ध शुरू हो जाती है। इस गृह युद्ध का मुख्य वजह होता है उत्तरी और दक्षिणी सूडान के सांस्कृतिक विभिन्नता और उत्तरी सूडान तथा दक्षिणी सूडान के नजरअंदाज किया जाना शामिल होना। कहने का मतलब जो यहां पे इस टाइम में कहीं न कहीं गृह युद्ध हो रहा है, मिल गई आजादी 1956 में, लेकिन कहीं न कहीं गृह युद्ध शुरू हो जाता है और इसकी वजह जो होती है कहीं न कहीं सांस्कृतिक विभिन्नता होती है और उत्तरी सूडान के द्वारा जो है दक्षिणी सूडान को नजरअंदाज किया जाना। उत्तरी सूडान जो है दक्षिणी सूडान को क्या है, नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है यहां पे गृह युद्ध का माहौल शुरू हो जाता है। एक तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं के द्वारा और दूसरा क्या है, उत्तरी सूडान के द्वारा दक्षिणी को जो है नजरअंदाज किया जाना। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, सूडान का संकट समझ में आ गया। अब उत्तरी सूडान मुस्लिम बहुसंख्यक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सूडान जो है वो मुस्लिम बहुसंख्यक है, जबकि दक्षिणी सूडान में जो है ईसाइयों की बहुसंख्यक है। एक में मुस्लिम है और दूसरा में ईसाई है। उत्तर में उत्तरी सूडान में मुस्लिम और दक्षिणी सूडान में ईसाई की बहुसंख्या है। ज्यादातर तेल भंडार जो है दक्षिणी सूडान में होने के बावजूद भी उत्तरी सूडान ने इस पर कब्जा कर लिया था। ज्यादातर तेल का जो भंडार है वो कहीं ना कहीं जो है वो दक्षिणी सूडान में है, याद रखिएगा, एकदम समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दक्षिणी सूडान में है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरी सूडान जो है इस पे कब्जा किए हुए है। यही है हमारा सूडान का संकट। क्लियर हो रहा है ना पूरे तरीके से। अब इसके पश्चात सूडान में पहला नागरिक युद्ध जो हुआ था वो 1955 से 1972 तक चला, जिसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। पहला जो है नागरिक युद्ध हुआ था 1955 से 1972 के बीच में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सूडान के द्वारा दूसरा जो गृह युद्ध हुआ था 1983 से लेकर 2005 तक चला था। गृह युद्ध दूसरा 1983 से 2005 तक चला था और इसको आजादी का युद्ध भी कहा गया था कि यह आजादी का युद्ध होगा। और इस युद्ध में लगभग 20 लाख लोग मारे गए एवं लगभग 40 लाख लोग जो है विस्थापित हो गए थे। विस्थापित का मतलब हुआ एक स्थान से अपने ही घर से क्या दूसरे स्थान पे चले गए थे। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2011 में हुई जनमत संग्रह में 99% दक्षिणी सूडान के लोग ने स्वतंत्रता की मांग की। मतलब क्या है, दक्षिणी सूडान में कौन रह रहे थे, ईसाई वर्ग के लोग रह रहे थे। उत्तरी सूडान में कौन रहे थे, तो मुस्लिम बहुसंख्यक के लोग रहते थे। तो दक्षिणी सूडान में जो थे उसमें 99% लोग ने मांग किया कि किसी भी हालत में दक्षिणी सूडान को स्वतंत्रता की जरूरत है। सारे 99% लोग ने यहां पे डिमांड रख दिया, जिसके बाद में दक्षिणी सूडान एक नए स्वतंत्र के रूप में जो है अस्तित्व में आ जाता है। 2011 में एक नए देश के रूप में उभर के सामने आता है। अब गौरतलब है कि दक्षिणी सूडान के अस्तित्व में आने के बाद भी सूडान की समस्याएं हल नहीं हुई। दक्षिणी सूडान का अस्तित्व में आ गया, आजादी मिल गई, लेकिन फिर भी यहां की जो समस्याएं थी वो हल नहीं हो पाई। इसके पश्चात दक्षिणी सूडान ने पश्चिमी हिस्से में नया गृह युद्ध शुरू हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति आमेर अल वसीर ने प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाने का आरोप लगे और हालांकि बशीर को 2010 और 2015 का चुनाव जीत भी गया था। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन, ये क्या है? 5 फरवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 राष्ट्र, ध्यान रखिएगा 27 राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन का शुभारंभ के लिए आधिकारिक घोषणा कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था, इसको पहले समझते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सारा धर्म
अपने तरीके से अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे लोग को इसमें जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए, सारे धर्मों को एक समान रूप में देखा जाए, सारे धर्मों से जो है हमें प्यार करने का एक संदेश मिलता है, उस संदेश को रखा जाए। किसी को भी जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना, पलायन करना, यह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत था। इसीलिए 27 राष्ट्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाके धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन का शुभारंभ की घोषणा किया गया। यही ये न्यूज था। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इसके प्रमुख बिंदु से और क्लियर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। यह समान विचारधारा वाले साझीदारों का एक गठबंधन था, जिनका समान विचारधारा है, बिल्कुल विचारधारा से किसी भी तरीके से अलग नहीं हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका समाधान। साझेदारी वाला एक गठबंधन है जो कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को सहेजते हुए उनके संघर्ष करते रहे। मतलब क्या है, सारे धर्म की स्वतंत्रता को सहेजना, सारे धर्म को सुरक्षित करना और उसके लिए संघर्षमय रहना। इस गठबंधन में शामिल होने वाले प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस जो थे वो प्रमुख देश थे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, नीदरलैंड का डिजिटल पहचान योजना। आइए नीदरलैंड का डिजिटल पहचान योजना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में नीदरलैंड ने एक न्यायालय ने डेटा गोपनीयता और मानवाधिकार की चिंता के कारण सिस्टम रिस्क इंडिकेटर, ध्यान रखिएगा SYRI यानी कि सिस्टम रिस्क इंडिकेटर नामक एक डिजिटल पहचान तंत्र के खिलाफ जो है फैसला सुनाया है। अब क्या है फैसला, इसकी योजना के बारे में समझिए। डच सामाजिक मामलों में मंत्रालय ने वर्ष 2014 में SYRL मतलब क्या है, सिस्टम रिस्क इंडिकेटर को उन लोगों के लिए विकसित किया था जो धोखाधड़ी के मामले में सरकारी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या है, किसी न किसी तरीके से धोखा से सरकारी लाभ को प्राप्त कर लेते हैं वो लोग भी जो कि लाभ के भागी नहीं होते हैं, लाभार्थी के भागी नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एन किन प्रकार गलत तरीके से सरकारी तंत्र का उपयोग करके उसका लाभ पा लेते हैं। इसके लिए सिस्टम को जो है जारी किया गया था। डच संसद के द्वारा पारित इस विधान में सरकारी एजेंसियों को एक निजी कंपनियों के साथ में जो है कल्याणकारी डेटा जैसे कर, भूमि रजिस्ट्रेशन, रोजगार रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण से संबंधित 17 श्रेणियों को डेटा जो है साझा करने की अनुमति दी है। यह न्यूज मैंने क्यों बताया, आप तनिक सोच के देखिए, बताइए तो जरा। इसीलिए बताऊं कि आज भारत जैसे देश में भी कहीं ना कहीं इसकी सुविधा लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं सरकार की निकलती है उन लोगों तक हद तक नहीं पहुंच पाती है जो सच में उस योजना के हकदार होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी सिस्टम को लाया जाए, टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाया जाए, जैसे कि उन लोगों के पास में वो लाभ पहुंच पाए जो सच में उस लाभ के हकदार हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लुप्त प्राय नेपाली भाषा सेके, ये क्यों चर्चा में आया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेके हाल ही में लुप्त प्राय भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्था यानी कि इंडेज लैंग्वेज अलायंस के अनुसार वर्तमान में विश्व भर में नेपाली सेके भाषा लोगों की संख्या मात्र 700 रह गई है। अब नेपाली भाषा जो है सेके, इसकी संख्या सिर्फ 700 रह गई है। मतलब क्या है, अब इसकी स्थिति समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है इसको थोड़ा समझते ताकि अच्छे तरीके से न्यूज समझ में आ सके क्या है और क्यों यह चर्चा का विषय है। अब अगर पूछ देगा कि अभी हाल ही में नेपाली की कौन सी भाषा है जो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पे है, ऑप्शन में दे देगा भोजपुरी, नेपाली, अरहरी या फिर बंगाली, ऐसी भाषाएं कुछ और एक्सेप्शन में दे देगा। तो अगर पता है सेके तो बता पाइएगा, नहीं पता है तो आपका गलत हो जाएगा। अब सेके जिसका अर्थ क्या होता है, सुनहरी भाषा, इसको भी समझिए। सेके का मतलब होता है सुनहरी भाषा यानी कि गोल्डन लैंग्वेज। यह नेपाल में बोली जाने वाली 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। 100 जनजाति भाषा जो बोली जाती है उनमें से एक जो है उसका नाम है सेके। सेके भाषा यानी कि सुनहरी भाषा। सेके भाषा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसे संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में रखा है। यूनेस्को ने जो है इस सेके भाषा को जो है संकटग्रस्त भाषाओं के श्रेणी में डाल दिया है। गौरतलब है कि यह भाषा मुख्यतः नेपाल के ऊपरी मुस्तांग जिले के 5 गांव जैसे क्या चुकसंग, शेले, गायकर, तांगबे, तेतांग में बोली जाती है। नेपाल के ऊपरी भाग में, बस इसको जानने के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे
मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। मालदीव कैसे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः जो है राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। इस तरह राष्ट्रमंडल में का 54वां सदस्य बन गया। तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं मालदीव के जुड़ने के बाद, तो आपको बताना होगा 54, या फिर यह पूछेगा कि मालदीव में 54वां सदस्य जो भी जुड़ा है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा मालदीव। तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। और डिटेल से ये क्या है, क्यों जुड़ा गया है, क्या इसकी रीजन है, उसको आइए थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल से जुड़ने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने दिसंबर 2018 में आवेदन किया था कि पहले मालदीव 1982 में जो है 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था और 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। तो अलग कब हुआ था इसको ध्यान रखना है, 2016 में, और शामिल कब हुआ था 1982 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, जिन लोग का मेंस लिखना है ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल और 2016 में फिर से अलग हो जाना। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल में उन देशों का अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो ज्यादातर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन थे। कहने का मतलब यह कि राष्ट्रमंडल उन देशों का अंतरराष्ट्रीय अंतर संगठन है जो कहीं न कहीं किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं। तो ये राष्ट्रमंडल के वो देश कहलाते हैं। 1949 में लंदन में घोषणा के द्वारा स्थापित किया गया था। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, प्रशांत के कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल है और वर्तमान में इसकी सदस्यता जो है 54 देशों में शामिल है। यह सदस्यता मुक्त और समान जो है स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख है। रानी एलिजाबेथ जो है द्वितीय, प्रथम तो चली गई है, द्वितीय भी जिंदा है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख है और वह राष्ट्रमंडल के 16वें सदस्यों की प्रमुख भी है, जिसे राष्ट्रमंडल क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्जिट। ये चर्चा में रहा है और इंपॉर्टेंट भी है, आने की संभावना हद तक है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के औपचारिक तौर पर 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। कब? तो 31 जनवरी को अलग हो गया ब्रिटेन। इस तरह से अब समूह में आधिकारिक तौर पर जो है 27 देश ही रह चुके हैं। 28वां एक पहले थे, अब अलग हो गए, तो अब 27 देश बच गए, जो मुख्यतः दो शब्द ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है ब्रेक्जिट। ब्रिटेन और एग्जिट से बना ब्रेक्जिट, जिसका अर्थ होता है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाना। अब ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से ये क्या हो गया, बाहर निकल गया है। मुख्य बिंदु इसके क्या है इसको समझते हैं। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन 28 सदस्यों वाला यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया। मतलब कि 28 सदस्यों का जो यूरोपियन यूनियन का समूह है उसे छोड़ने वाला जो है ब्रिटेन जो है वो पहला देश बन गया। 23 जनवरी 2020 को ब्रिटेन संसद में, 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपने अनुमति दी थी। इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? ब्रिटेन सबसे पहले 1973 में यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी में शामिल हुआ था। कब? 1973 में। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के कुछ ही वर्षों के बाद ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यह मांग की कि जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाए कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जो है मांग चलना शुरू हो गई। गौरतलब है कि लिस्बन संधि के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्बन संधि, ध्यान रखिएगा, लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 में यूरोपियन संघ के मौजूदा सदस्य को संघ को छोड़ने का अधिकार देता है। लिस्बन संधि यह बताता है कि आप यूरोपियन यूनियन को जो है आसानी से, स्वेच्छा से इसकी सदस्यता को आप छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट जो है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच सत्ता में रही, ने चुनावी वादा किया कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी पुनः सत्ता में आती है, अगर पुनः कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो वो सर्वप्रथम जनमत संग्रह कराएगी और ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं चाहिए वो डिसाइड करवा देगी। चुनावी जीतने के बाद में डेविड कैमरून ने
चुनावी जीत गए और जीतने के बाद डेविड कैमरून पर वादा पूरा करने का दबाव पड़ने लग गया कि भाई आपने जो वादा किया अब उसको पूरा करके दिखाइए। जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया। जो है आपने चॉइस किया था, आपने ऑप्शन दिया था कि हम जरूर जनमत संग्रह कराएंगे अगर ब्रिटेन में जो है कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी। तो पार्टी जीत गई। 2016 में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 52% लोग ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया और 48% ने ब्रेक्जिट के विपक्ष में मतदान किया। यानी कि ज्यादातर लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है बाहर निकल जाए, जिसको कहते थे ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट करना। अब कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ब्रेक्जिट का रास्ता साफ हो गया था। अब यह क्लियर हो गया था कि ब्रेक्जिट का रास्ता क्लियर हो चुका है। अब आते हैं राइसिन डायलॉग। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं क्या न्यूज है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच राइसिन डायलॉग 2020 जो है संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इस वर्ष का जो थीम था 21 एट द रेट ऑफ 20, ध्यान रखिएगा 21 एट द रेट ऑफ 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा 21 एट द रेट ऑफ 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। राइसिन डायलॉग संपन्न 2020 में हुआ और इसका जो थीम रखा गया था 21 एट द रेट ऑफ 20 नेविगेटिंग। इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या थी इसको समझते हैं। राइसिन डायलॉग 12 देशों रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, लाटविया, उज्बेकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इसके अलावा 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस डायलॉग में 40% स्पीकर जो है महिलाएं थी, जो कि भारत की लैंगिक समानताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस डायलॉग में जलवायु परिवर्तन, आधुनिक विश्व में तकनीकी का प्रयोग, आतंकवाद को रोकना संबंधित मुद्दे पे चर्चा करना था। मतलब क्या है, इस डायलॉग जो किया गया था इसमें जो था जलवायु परिवर्तन मेन मुद्दा था, जिसमें आधुनिक विश्व की जो तकनीक है उसका प्रयोग करके आतंकवाद को रोकना था और इस मुद्दे पे चर्चा करना था। इस डायलॉग में ईरान और अमेरिका के बीच उत्पन्न जो तनाव हो गए हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव उत्पन्न हुए उस पर भी चर्चा करना है और साथ साथ में अमेरिका के द्वारा जर्मनी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराने के बाद उत्पन्न हुई थी। और गौरतलब है कि इस घटना के बाद मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात जो है बहुत तनावपूर्ण हो गए थे इस घटना के बाद। मतलब क्या, इस डायलॉग में ईरान और अमेरिका के बीच में जो उत्पन्न तनाव पर चर्चा हुई, जब अमेरिका के द्वारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराने के बाद में उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। और इस घटना के बाद में मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात जो है बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है राइसिन डायलॉग। इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना बहुत जरूरी है। राइसिन डायलॉग की शुरुआत जो है 2016 में बहुपक्षीय सम्मेलन के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुई थी। राइसिन डायलॉग 2020 यह डायलॉग का 5वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा 2020 अभी पूछेगा 5वां संस्करण है और इस डायलॉग का उद्देश्य था प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक और भू रणनीतिक विषयों पर चर्चा हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो है मंच प्रदान करना है। यही थी राइसिन डायलॉग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। सागरमाथा संवाद ये क्या है इसको समझते हैं। 2 से 4 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित होने वाला सागरमाथा संवाद जो है कोरोना वायरस के कहर के चलते जो है रद्द करना पड़ गया। सागरमाथा संवाद कोरोना वायरस की वजह से। ध्यातव्य हो कि नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो है सारा का सारा जो है चलते ये रद्द कर देना पड़ा। प्रमुख बिंदु ये क्या था सागरमाथा संवाद का, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सागरमाथा संवाद जो था वो फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पे चर्चा की जानी थी। एक दूसरा है फोरम का थीम जो था वो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता भविष्य। ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य होगा। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षिण यानी कि सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसका नाम दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था।
जो दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत माला जो था सागर माथा के नाम पे यानी कि माउंट एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था। क्लियर हो रहा है ना, जो मित्रता का एक प्रतीक है और इसका उद्देश्य है मानवता के हित को धारण को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कैसे हुई? एक अस्थायी वैश्विक मंच के रूप में 2019 में संवाद के द्वारा स्थापित हुई और इसका मुख्यालय कहां है तो याद रखिएगा काठमांडू है। सागर माथा की मुख्यालय कहां है तो काठमांडू है। और संवाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों की संस्था और नीति अनुसंधान संस्था की एक संयुक्त सहयोगी पहल भी है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? आसियान देशों की आभासी सम्मेलन क्या है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया आसियान। इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाल ही में कोविड-19, एक चीज यहां देख लीजिए, कोविड का मतलब तो समझ में आ रहा ना आप लोग को मतलब क्या हुआ? कोरोना। VI का मतलब क्या हुआ? वायरस, ध्यान रखिएगा। D का मतलब क्या हुआ? डिजीजेस। और 19 का मतलब क्या हुआ? 2019 में इसके साक्ष्य मिले थे, इसलिए 2019। क्लियर हो गया ना? प्रसार को रोकने हेतु आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देशों के आभासी सम्मेलन जो है संपन्न हुआ था। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या था? तो गौरतलब है कि इस आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो वियतनाम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस जो आभासी सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा किया गया था, सार्क का। इसलिए याद रखिएगा, सार्क का अध्यक्षता किसने किया था तो वियतनाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के प्रमुख ने हिस्सा लिया। और इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वियतनाम के सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के नेता जो थे वो कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन कोष स्थापित करने का आग्रह किया था। मतलब क्या, वियतनाम के जो नेता थे वो कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन कोष की स्थापना किया था और आग्रह किया था कि सारे लोग जो है इसमें डोनेट करें। इस आपातकालीन कोष का उपयोग दवाओं के भंडारण, चिकित्सक उपकरण, परीक्षण इत्यादि में किया जाएगा ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से आसानी से निपटा जा सके। नेक्स्ट है खाद्य और सुरक्षित और G20 मंत्रियों की बैठक हुई। ये क्या था? हाल ही में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की मुख्य बिंदु क्या था? क्यों हिस्सा लिया गया था और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? आइए इसको समझते हैं। ध्यातव्य है कि इस बैठक में खाद्य सुरक्षा, संरक्षण, पोषण पर इस महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल, कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दे पे चर्चा की गई। इस बैठक में सभी G20 सदस्य देश समेत कुछ अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने इस पे हिस्सा लिया इसके अंदर। और इस दौरान जो है विभिन्न सहभागियों के द्वारा जो है खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संकल्पना भी की गई। तो यही था पूरा का पूरा मुद्दा। नेक्स्ट जो है सार्क 2020 का सम्मेलन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर उनकी अगुवाई में सार्क 20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च 2020 को किया गया। मौजूदा कोरोना महामारी को देखते हुए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जो भी होगा, जहां भी कोई भी किसी भी तरीके का अगर आयोजन होगा तो इस टाइम में जो होगा वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से ही संभव हो सकेगा, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इस टाइम में जो है एक महामारी है कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जिसके चलते जो है आप इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो इस सम्मेलन में पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी 7 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार स्वास्थ्य ने इसमें भाग लिया था। और इस सम्मेलन की विशेषता कोविड-19 महामारी और भारतीय महाद्वीप से स्थिति, सार्क देशों में कोविड-19 के कुल मामले समेत कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के उपाय एवं उपचार के तरीके पर चर्चा की गई थी। सार्क 2020 वर्चुअल सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु एक कोविड-19 आपात कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने जो है इसे स्वीकार कर लिया है।
एक आपातकाल घोष की स्थापना किया गया है, जिसमें से कोरोना वायरस के जो स्थिति है उसकी महामारी से निपटने के लिए जो है इस आपातकाल कोष की स्थापना की गई है। इसका प्रस्ताव दिया गया है जो कि राष्ट्राध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस कोष में पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश ने स्वेच्छा से अपना योगदान दिया। इसमें 18.18 मिलियन डॉलर की कुल धनराशि एकत्र कर ली गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना महामारी से निपटने हेतु तैयार साझा रणनीति में भारत ने पहल की और कोविड-19 के आपात कोष में 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया, करीब करीब 1 करोड़ डॉलर। कोरोना संक्रमण से फैली महामारी से प्रभाव तौर पर निपटने हेतु भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भारत से चिकित्सा उपकरण, दवाएं और अन्य सामग्री आपूर्ति करने का निवेदन किया था कि किसी भी हालत में हम कोरोना से निपट सकें, इसलिए भारत हमें चिकित्सा उपकरण, दवाई, सामग्री जो है उपलब्ध करा सके। सार्क 2020 वर्चुअल सम्मेलन के पश्चात 26 मार्च 2020 को सार्क देशों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की एक फ्लो अप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजन किया गया। ज्ञातव्य हो कि 6 अप्रैल 2020 को जहां तक पूरे विश्व में कोरोना के 12,89,380 मामले दर्ज हुए, वहीं सार्क देश में केवल 8,982 मामले ही दर्ज कर सके। तो दोस्तों, ये था पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जो भी चर्चाएं थी हमने चर्चा किया, समझाया, सिखाया और अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब यह आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप इसको किस तरीके से अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखते हैं, कन्फ्यूजन के साथ में या फिर विदाउट कन्फ्यूजन। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ये हमें ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने इसलिए कहता हूँ क्योंकि सारे लोग के पास में पैसे इतने नहीं हैं कि वो बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ सकें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी शेयर कर देने से किसी की ज़िंदगी बन सकती है। थैंक यू, नमस्कार।